स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए आपको ये सारे क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल में भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप समझाते हैं ना तो हमें आसानी से और आसान भाषा में समझ में आ जाता है टॉपिक, तो इस कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने इस वीडियो में ऐड किया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रूपांतरण या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा से हम क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है। रूपांतरण या फिर अनुकूलित शारीरिक शिक्षा क्या है, एक तरीके से ये क्या है, शारीरिक शिक्षा का एक उपविषय है, ठीक है। रूपांतरित या अनुकूलित जो शारीरिक शिक्षा है वो शारीरिक शिक्षा का एक उपविषय है, जिसमें क्या है कि जो दिव्यांग छात्र है जो दिव्यांग बच्चे हैं या फिर जो अपाहिज बच्चे हैं या फिर मानसिक कमज़ोर मानसिक रूप से क्या है कमज़ोर है, बहरापन या फिर बोल नहीं पा रहे हो, है ना, अंधे है या फिर अस्थियों की दुर्बलता के कारण क्या है अक्षम है, मतलब सही से काम नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी के विकास के लिए एक तरीके से एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रूपांतरण शारीरिक शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। जिसके माध्यम से एक तरीके से ये क्या करते हैं, जो ऐसे बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, खेल कूद, मतलब उनको खेल कूद कराया जाता है, उनका मनोरंजन किया जाता है, ठीक है। और एक तरीके से उनके विकास, उनके नैतिक जो विकास है उसको बढ़ावा दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं कि जो रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि जो रूपांतरित या फिर अनुकूलित शारीरिक शिक्षा है उसका उद्देश्य बताइए। तो देखिए इसका सबसे पहला उद्देश्य है भाई शारीरिक शिक्षा की सेवा प्रदान करना। जो भी बच्चे हैं, जो बाधित बच्चे हैं, है ना, या विकलांग हैं, उनको क्या किया जाएगा, शारीरिक शिक्षा की सेवा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा गामक कौशल का विकास करना, जो बच्चे हैं उनकी मांसपेशियाँ या उनके शरीर को इस कदर सक्षम बनाना है कि वो किसी भी काम को आसानी से कर सके, है ना। और इसके अलावा आत्मसम्मान को विकसित करना है। जो बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके आत्मसम्मान को एक तरीके से विकसित करना है। शारीरिक यांत्रिकी के ज्ञान का विकास करना, मतलब शरीर के जो भी आपके एक तरीके से यांत्रिकी है ना, उसके बारे में कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनको जानकारी मिले, उनको पता चले इसके बारे में। इसके अलावा खेलों में सक्रिय भागीदारी में क्या हो सके, उनकी वृद्धि हो सके, ठीक है। सामाजिकरण का विकास हो सके, समाज के साथ जुड़ सके वो खिलाड़ी। इसके अलावा खेल भावना को बढ़ावा मिल सके। तो ये सारे एक तरीके से उद्देश्य है और जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है उसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है स्पेशल ओलंपिक भारत पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी है, आता भी है कई बार क्वेश्चन, ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, सैम्पल पेपर में भी ऐड था और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी नजर आ जाए क्वेश्चन। देखिए क्या है, इसमें आपको स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में बताना है। देखिए ये स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है, एक संस्था है, क्या है, एक संस्था है। और इसका गठन कब किया गया था, 2001 में किया गया था। अब क्यों किया गया, तो शारीरिक तथा मानसिक रूप से जो दिव्यांग जो लोग हैं उनका खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, खेलों में भाग ले सके, उसके लिए स्पेशल ओलंपिक भारत का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों में नेतृत्व के सामाजिक गुणों तथा स्वास्थ्य को विकसित करना है। मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं ना उनके अंदर नेतृत्व और स्वास्थ्य जो एक तरीके से गुणवत्ता है, जो गुण है, उसको विकसित करना ही इसका एक प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। ये क्या करती है संगठन, राज्य स्तर की जितने भी खेल है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खेल है उसको आयोजित करती है। अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव करके अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रशिक्षित करती है ना। मतलब जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो खेल है उसका आयोजन करेगी, राज्य स्तर के जो खेल है उसका आयोजन करेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं ना उसका चुनाव करने का काम ये करती है, ठीक है। अब हम आगे संख्या कुछ डाटा दिया गया है, उस डाटा को भी हम देख लेते हैं। देखिए लिखा है क्या है कि भाई भारत में सन 2002 के पश्चात लगभग 23,750 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय खेल में भाग लिया, ठीक है। और सन 1987 से 2013 तक कुल 600
71 स्पेशल ओलंपिक भारत एथलीटों ने 7 ग्रीष्मकालीन और 5 शांतिकालीन विश्व खेलों में भाग लिया। इन्होंने इनमें से क्या है कि भाई लगभग 246 स्वर्ण पदक, 265 रजत पदक और 27 कांस्य पदक जीत कर देश को क्या किया, एक तरीके से देश का गौरव बढ़ाया है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा दे रखा है जिसके बारे में आप बता सकते हैं। तो ये स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में जानकारी है जो मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के विकास में परामर्शदाता का क्या योगदान है। मतलब जो भी परामर्शदाता होते हैं, जो सलाह देने वाले जो लोग होते हैं, है ना, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, यानी कि जैसे विकलांग दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए परामर्शदाताओं का क्या योगदान है। ठीक है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, रीड करते हैं हम, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मेरे को पता है, पूरा उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्या लिखा है, परामर्शदाता का कार्य सभी बच्चों की सहायता करना है। ठीक है, परामर्शदाता क्या करेंगे, जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं यानी कि दिव्यांग बच्चे हैं उनकी सहायता करते हैं, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है। परामर्शदाता की सहायता एक सकारात्मक योगदान से इन बच्चों की वृद्धि एवं विकास की दर को क्या करता है, बढ़ाता है ना। परामर्शदाता अगर अच्छे सलाह देंगे, उनके जो कोई भी अंग जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहे, तो उसको अगर सही तरीके से सलाह देंगे तो अपना विकास कर सकते हैं वो, है ना, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को बचपन से ही व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम न केवल उनके शैक्षणिक योग्यता बल्कि भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में सकारात्मक बदलाव क्या कर सकती है, लाती है ना। मतलब परामर्शदाता जो है एक तरीके से क्या करेंगे, मतलब जो कार्यक्रम वगैरह जो चलाएंगे उससे उनके अंदर बहुत सारी भावनात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक तालमेल में एक तरीके से बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समाज के लिए क्या हो जाएंगे, उपयोगी सिद्ध हो जाएंगे, समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएंगे वो। ठीक है, तो परामर्शदाताओं की एक और भूमिका ये हो सकती है। इसके अलावा परामर्शदाता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उनकी विशेषता के अनुसार उनके साथ क्या कर सकते हैं, परामर्श सत्र आयोजित कर सकते हैं। उनकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे सत्र का आयोजन कर सकते हैं जहाँ पे उनके जो भी चीज़ें हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बता सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ आप बता सकते हैं। इसके अलावा परामर्शदाता व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, जिसको IEP बोलते हैं, ठीक है, में एक तरीके से व्यक्तिगत शिक्षा जो कार्यक्रम है में क्या कर सकते हैं, बच्चों की अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चों के जो माता पिता है ना, उनको बुला सकते हैं, उनको उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, किस तरीके से उसके अंदर सुधार हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसको बता सकते हैं, है ना। इसके अलावा आगे देख लेते हैं, आगे दिया गया है कि विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों से परामर्श और सहयोग कर विशेष बच्चों की आवश्यकता के अनुसार वातावरण उपलब्ध कराने में परामर्शदाता सहायता करता है। मतलब जो बच्चे के जो टीचर है, स्कूल के जो टीचर है या जो कर्मचारी है, उनसे बात करके क्या कर सकते हैं, स्कूल के अंदर ही एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि वो बच्चों के लिए भी क्या हो, काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करे, है ना। इसके अलावा अन्य विद्यालय समाज की अन्य पेशों के विशेषज्ञ जैसे कि व्यावसायिक चिकित्सक होते हैं, है ना। इसके अलावा मनोचिकित्सक होते हैं, भौतिक चिकित्सक होते हैं, इन सभी से के सहयोग से क्या हो सकता है, विशेष बच्चों की सहायता की जा सकती है। परामर्शदाता विद्यालय में जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है उनकी समय समय पर पहचान करते हैं और उनके लिए विशेष शिक्षा योग्यता का निर्धारण करते हैं। मतलब कि भाई जिस चीज़ की डिमांड वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको टीचर बुला के फिर उनको प्रशिक्षित की जाती है। तो ये सारी चीज़ें परामर्शदाताओं की भूमिका में आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए एक व्यावसायिक चिकित्सक का क्या योगदान है। ठीक है, एक जो व्यावसायिक चिकित्सक होता है, व्यावसायिक चिकित्सक वो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके शिक्षा में एक तरीके से क्या योगदान दे सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक आवश्यकता लिखा क्या है, विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए, जो एक तरीके से दिव्यांग बच्चों की ही बात की जा रही है, उनके लिए एक तरीके से व्यावसायिक जो चिकित्सक होते हैं उनका क्या योगदान है। ठीक है, तो देखिए स्वयं की देखरेख, पहला हेडिंग क्या दिया गया है, स्वयं की देखरेख। देखिए व्यावसायिक चिकित्सक क्या कर सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों
बच्चे हैं उनके आत्मनिर्भर बनाने में सहायता कर सकते हैं। एक रोज़मर्रा के कार्यक्रम जैसे खान पान, कपड़े पहनना, नहाना आदि क्रियाकलापों के बारे में सहायता कर सकते हैं। जो व्यावसायिक चिकित्सक है, व्यावसायिक यानी कि एक तरीके से जिनका काम है भाई पैसों के लिए जो मतलब ये डॉक्टरी करते हैं, ठीक है, वो व्यावसायिक चिकित्सक हो गए। तो उनका काम क्या है, एक तरीके से जो बच्चे हैं उनके खान पान और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, क्रियाकलाप है, उसमें क्या कर सकते हैं, बच्चों की सहायता कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा खेल खेलने में सहायता, व्यावसायिक चिकित्सक बच्चों को खेल में भाग लेने के लिए उनकी विशेष आवश्यकता के अनुसार खिलौनों के आकार, है ना, गति और रंग में परिवर्तन कर उनके खेलने में उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। जो भी मतलब खिलौने हैं उसको उनके रंग आकार के आधार पे उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय के क्रियाकलापों में सहायक, अब एक व्यावसायिक चिकित्सक क्या हो सकते हैं, बच्चों के निरंतर विद्यालय जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी आवश्यकता के अनुसार मेज कुर्सी जो भी है, लिखने की जो सामग्री है, उनकी आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं, बदलने के सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रहन सहन के वातावरण में बदलाव, एक व्यावसायिक चिकित्सक क्या कर सकता है, घर, विद्यालय, खेल मैदान की क्रियाओं को करने के लिए वातावरण के अनुसार सुधार करके विशेष बच्चों के अनुकूल बना सकता है कि भाई उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके हिसाब से वो इन सब चीज़ों में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है, ठीक। दोस्तों इसमें जो 5वां पॉइंट हम बताएंगे वो है बच्चों के लिए लेखन एवं सूक्ष्म गामक क्रियाओं में सुधार कर सकता है। एक व्यावसायिक चिकित्सक क्या कर सकता है, बच्चों के लिए जो भी लेखन क्रिया जो करते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे शारीरिक बदलाव जो आ रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ सुधार करने का काम जो व्यावसायिक चिकित्सक है वो कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको इसमें बताने हैं। विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक चिकित्सक का क्या योगदान रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रूपांतरिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है, वर्णन कीजिए। रूपांतरिक शिक्षा का मतलब आप ऊपर ही समझ चुके हैं कि भाई जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके जीवन में सुधार करना है ना, वही क्या है, एक तरीके उनके जीवन में बदलाव करना ही रूपांतरिक शिक्षा है। उनका खेल में सहयोगी बनाना, खेलों में उनका योगदान को बढ़ाना ही रूपांतरिक शिक्षा है। तो इसको प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, इसको ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जा सकता है ना। तो पहला है चिकित्सा परीक्षण, है ना। रूपांतरिक शिक्षा जो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा, चिकित्सा परीक्षण क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इलाज की जो सुविधाएं हैं या उसका जो परीक्षण करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना यह नहीं पता चल पाएगा कि जो विद्यार्थी हो किस प्रकार की असमर्थता का सामना कर रहा है। मतलब अगर चिकित्सक परीक्षण नहीं हो पाएगा तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि जो दिव्यांग जो छात्र है उसके अंदर कौन सी शारीरिक कमजोरी है ना। तो ये काम पहले करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा है कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो। जो भी रूपांतरित कार्यक्रम, जो रूपांतरित शिक्षा के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम हो रहा है ना, वो उनके एक तरीके से इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, जब भी तो इसमें मज़ा, मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट के साथ उस खेल को या उस काम को कर पाएंगे, है ना। तो कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि, योग्यताओं एवं पूर्ण अनुभवों के आधार पर होना चाहिए। अध्यापकों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो एक सफल कार्यक्रम बना सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट दिया गया है, उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। मतलब कि ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करवाना चाहिए जिसको जो बच्चे हैं वो आसानी से जो विशेष ज़रूरत वाले जो स्टूडेंट है उसको आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर गेंद फेंकने वाला कोई खेल है तो गेंद में क्या होना चाहिए, घंटी बांधे होना। अगर कोई ब्लाइंड छात्र है जो कि ऐसा गेम खेल रहा है जिसमें बॉल को फेंकना है, तो अब भाई उसको तो दिखेगा नहीं बॉल कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है। तो बॉल में क्या कर सकते हैं, घंटी बांध सकते हैं जिससे कि उसको पता लग जाए भाई बॉल कहाँ पे है या कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये उसके बाद चौथा पॉइंट दिया गया है, विशेष पर्यावरण प्रदान करना है। पर्यावरण नहीं होगा, वातावरण होगा, ठीक है।
विशेष वातावरण प्रदान करना, मतलब एक ऐसा वातावरण प्रदान करना होगा हमें ऐसे छात्रों को जहाँ पे वो आसानी से काम कर सके। अगर मान लो कि भाई अगर ज़्यादा बोलने वाला खेल है तो हमें क्या करना होगा, जो अक्षम बच्चे हैं है ना, जो बोल नहीं पाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, हमें आराम देना चाहिए। और क्षेत्र जो है, खेल का जो क्षेत्र है वो सीमित होना चाहिए, ज़्यादा दूर उनको भागना ना पड़े। तो कुछ ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो आसानी से खेल सके, और इस तरीके से रूपांतरित शिक्षा को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पैरालिम्पिक्स तथा डेफलिम्पिक्स के बारे में बताइए। ठीक है, पैरालिम्पिक्स और डेफलिम्पिक्स के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है क्या होता है ये। तो देखिए, पैरालिम्पिक्स जो है एक तरीके से पैरालिम्पिक दिव्यांग एथलीट जो है ना, उनके लिए बहु खेल गतिविधि है। मतलब बहुत सारे खेल का इसमें क्या होता है, जो दिव्यांग एथलीट है उनके लिए बहुत सारे खेल इसके अंतर्गत क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। ये खेल विशेष रूप से ऐसे दिव्यांग जिनकी मांसपेशियों की क्षमता में असमानता, गतिविधि की सीमा में कमी, अंग दोष, पैरों की लंबाई जैसी है, दृष्टि दोष है ना, मानसिक पक्षपात जैसी घटना, पक्षघात है, जैसे शारीरिक दिव्यांग है। मतलब कहने का मतलब है कि कुल रूप से कोई शरीर का ऐसा अंग है जो सही से काम नहीं कर पा रहा है। उन छात्रों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या है, ये पैरालिम्पिक्स की जो खेल की जो परियोजना है वो चलाई गई है। ठीक है, अब सर्वप्रथम जो पैरालिम्पिक खेल का जो आयोजन है वो 1960 में हुआ था। 1960 में कहाँ पे, रोम, जो कि इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पे हुआ था। इस खेल का मुख्यालय का है वॉन, जर्मनी में है। जर्मनी का एक शहर है वॉन, वहाँ पे है। ठीक है, और पैरालिम्पिक्स का जो जनक है वो किसको माना जाता है, डॉक्टर लुडविग गैटमैन को। ठीक है, लुडविग गैटमैन को पैरालिम्पिक्स का जनक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम डेफलिम्पिक्स की बात कर लेते हैं। अब है क्या ये, तो देखिए बधिर खिलाड़ियों के लिए, बधिर यानी कि जो बहरे जो होते हैं ना, और जो एक तरीके से सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए है ना। ये भी एक तरीके से क्या है, विश्व में सबसे बड़ा आयोजन है, एक खेल का आयोजन है, सबसे बड़ा आयोजन, जो कि कौन से खिलाड़ियों के लिए, बधिर खिलाड़ियों के लिए है। ठीक है, इसका आयोजन बधिरों के लिए खेलों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाती है। ठीक है, ओलंपिक खेलों की तरह डेफलिम्पिक्स खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये सर्वप्रथम जो आयोजित किया गया था वो 1924 में किया गया था। कहाँ पे, पेरिस में किया गया था। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में बताना है। ये 7 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने ऐड किए हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप सपोर्ट मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसको आप करके जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से ही आने वाले हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे बच्चों का जो फिजिकल एजुकेशन जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट में नहीं है। फिर भी यार स्टडी तो करना है, नॉलेज तो बढ़ता ही है ना। तो आप लोग सपोर्ट मटेरियल से सारे टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मेरे से जितना हो सकता था यार मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया, वीडियो भी बनाने की कोशिश की। ठीक है, और कोशिश किया कि आपको अच्छे से चीज़ें समझा सकूँ। तो आगे अब हिस्ट्री, पोल साइंस या फिर जो भी फिजिकल एजुकेशन के जो कुछ टेस्ट पेपर है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा सेकेंड टर्म के लिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।